Today we will discuss accounting assumptions, accounting standards, IFRS and basis of accounting. ठीक है? अपने प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़े थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, फुल डिस्क्लोजर, अकाउंटिंग पीरियड, बिजनेस एंटिटी. ठीक है, ये सारे हमारे क्या थे? अकाउंटिंग प्रिंसिपल थे. अब जो आज है वो है अकाउंटिंग अजम्पशंस. प्रिंसिपल्स के साथ ही है. कई बार ये ऐसी आ जाती है आपको पेपर में कि आप बताओ कि कंसिस्टेंसी का मीनिंग क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कंसिस्टेंसी, या गोइंग कंसर्न अजम्पशन, राइट नोट ऑन गोइंग कंसर्न अजम्पशन, अक्रूवल अजम्पशन, टाइमलाइंस ऑफ इंफॉर्मेशन. तो इनके ऊपर सेम जैसे प्रिंसिपल्स पे आता है वैसे ये 4 हैं. तो कौन कौन से अजम्पशंस है? फर्स्ट है कंसिस्टेंसी. हम ये मान के चलते हैं कि जो भी अकाउंटिंग हम यूज कर रहे हैं, जो उसकी प्रैक्टिसेस है, उसके मेथड्स है एंड टेक्निक्स हैं जो यूज कर रहे हैं, वो कंसिस्टेंट है. यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक आप उन्हीं को ही यूज करते हो और सेम प्रोसीजर, सेम आपके जो रूल्स बने हुए हैं, सेम मेथड्स हैं, सेम टेक्निक्स हैं, वो आप यूज करते हो. कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि आपका कंसिस्टेंट है, वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक आपका सेम रहेगा. बट यहाँ पे एक चीज और है कि इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस चेंज ही नहीं कर सकता. मतलब बिजनेस में कंसिस्टेंसी हमने बोल दिया कि लॉन्ग टाइम तक वही रहेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है, इसका मीनिंग कि बिजनेस चेंज ही नहीं करेगा. अगर उसे लगेगा कि न्यू मेथड्स, अगर कोई ऐसा मेथड है जिसको अडॉप्ट करने से उसके बिजनेस को बेनिफिट मिल सकता है, या कोई ऐसी टेक्निक है जिसको मिल सकता है, उस टाइम में वो कर सकते हैं इसको चेंज. ठीक है. वैसे कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि जितने मेथड्स है, टेक्निक्स है, बिजनेस सेम मान के चलता है कि एंड तक सेम होगा, वो कंसिस्टेंट होंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. ठीक है. बहुत रेयर होगा अगर बिजनेस को लगेगा कि हाँ ये न्यू है, इसको अडॉप्ट करना है तो करेंगे, अदरवाइज वो ऐसा नहीं है, जो सेम चल रहा है उसी को ही प्रोसीजर को वो फॉलो करेंगे. नेक्स्ट है गोइंग कंसर्न अजम्पशन. अब ये अजम्पशन क्या कहती है? ये मान के चलती है कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम. मतलब कि बिजनेस एंड होता ही नहीं है. हमने जो वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल किया था ना, जिसमें बोला था कि बिजनेस एंटिटी, उसमें क्या था कि बिजनेस की अलग एंटिटी है, अब उसका बिजनेसमैन से अलग है. अब यही वही चीज आगे गोइंग कंसर्न. अगर बिजनेसमैन की डेथ हो जाए तो बिजनेस तो नहीं ना मरता, क्योंकि उसकी अपनी एंटिटी है. इसीलिए ये आपका जो गोइंग कंसर्न अजम्पशन है, यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टाइम तक चलता ही जाएगा. ठीक है. एंड बिजनेस एक्टिविटी विल कंटिन्यू एंड ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड अकॉर्डिंगली. बिजनेस एक्टिविटीज होती जाएंगी और उनको हम रिकॉर्ड करते जाएंगे. यानी कि जो हमारा साइकिल है ना, लास्ट में जब हम समराइजिंग करके लास्ट में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, अपना इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है, और कम्युनिकेशन करते हैं, उसके बाद दोबारा से फिर हमारी ट्रांजैक्शंस, यानी कि ये चलता जाएगा जो आपका साइकिल है अकाउंटिंग. उसके बाद है अक्रूवल एजम्पशन. अक्रूवल एजम्पशन में ये माना जाता है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस है वो कैश और क्रेडिट रिकॉर्ड होंगी. क्लियर. अब ये जो ट्रांजैक्शंस है आपकी, ये जब आपको कैश मिलेगा ना, रिसीव होगा या आप कैश पेड करोगे, आप उस डेट को नहीं लोगे. जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो सेल है वो आपकी सेल हुई है 1 अप्रैल 2019 को. क्लियर. और आपने जो इसके लिए कैश आपको रिसीव्ड हुआ है वो हुआ है 1 जून 2019 को. नाउ सी है, जब कैश मिला आपको, आप उस डेट को नहीं मानोगे जब आपकी सेल हुई है. यानी कि आपकी जो सेल वाली डेट है वो कौन सी होगी? 1 अप्रैल 2019. तो यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि कैश और जो आपका क्रेडिट है बहुत लेंगे, और यहाँ आपका क्या होगा, जो सिस्टम है वो जब आपकी सेल हुई होगी, ठीक है, उसी ट्रांजेक्शन, मतलब जब भी आपका पे है, आपने मतलब सपोज करो रेंट पे किया है, ठीक है, चाहे आपका उसको बाद में करो, लेकिन जब आपका रेंट था ड्यू जिस मंथ का, आप उसी मंथ को उसको लेके चलोगे, नेक्स्ट नहीं वो करोगे आप उसको. उसके बाद है टाइमलाइंस ऑफ इंफॉर्मेशन. टाइमलाइंस ऑफ इंफॉर्मेशन में तो यही है कि जो भी इंफॉर्मेशन है, प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट इन टाइम. मतलब जब भी उनको जरूरत है उसी टाइम पे मिलेगी. यानी कि इस अजम्पशन में ये है कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, टाइमलाइंस ऑफ इंफॉर्मेशन में, वो मैनेजमेंट को टाइम बाय टाइम मिलती जाएगी जब उनको रिक्वायर्ड होगी. एंड इफ इंफॉर्मेशन इज नॉट सप्लाइड इन टाइम, इट विल ऑब्स्ट्रैक्ट द क्विक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. साथ ही साथ अगर उन्हें लगेगा ना कि टाइम पे इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है,
साथ ही साथ उसके रिगार्डिंग जो भी उन्होंने डिसीजन लेना होगा वो लेंगे उसके रिकॉर्डिंग, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है टाइम पे ही मिलेगी। तो ये आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल में आगे 4 असम्पशंस थी जो हमने की है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? रिटन स्टेटमेंट इशूड बाय द अकाउंटिंग प्रोफेशनल और इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशनल। उन्होंने एक रिटन स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट्स इशू किए हैं जिसमें ये बताया जाता है, इसमें आपको क्या प्रोवाइड होगा? प्रोवाइड गाइडेंस फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। आपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कैसे प्रिपेयर करना है, प्रेजेंट करना है एंड उसके बाद कैसे रिपोर्टिंग करनी है आपने उसकी, जो भी आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अभी जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, नाउ रिप्लेस विद द इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स यानी कि IFRS, इससे वो रिप्लेस हो गई है अप्रैल 1, 2011 में, ठीक है। तो अभी जो हमने करने हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले तो प्रोवाइड गाइडेंस टू अकाउंटेंट्स। अकाउंटेंट्स को क्या प्रोवाइड करते हैं? गाइडेंस कि कैसे अकाउंट्स बनाने हैं, यानी कि जो ये इंस्टीट्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशनल है ना, या आपकी अकाउंटिंग प्रोफेशनल और इंस्टीट्यूट्स ये दोनों हैं, यही आपको ये गाइडेंस देंगे कि अकाउंट्स आपका एक्चुअल में बनेगा कैसे, ठीक है। अकाउंट्स को आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे उसको आपने इंफॉर्मेशन को आगे देना है। उसके बाद है ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी। अब यहाँ पे ये है कि जो भी आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होगी उसमें यूनिफॉर्मिटी होगी, यानी कि जितने भी आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज है एंड प्रैक्टिसेस है, ये इंश्योर करेंगे कि वो सेम रहेंगी और कंसिस्टेंट होंगी, यानी कि लॉन्ग टाइम तक उसमें चेंज नहीं आएगा और वो सेम होगी, यूनिफॉर्मिटी होगी उनके बीच में, ठीक है। देन फ्लेक्सिबल होगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू आपके टाइम आप स्टैंडर्ड्स अगर आपको लगते हैं कि आपने चेंज करना है तो आप कर सकते हो। एंड देन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, जिसको मेन इसका टारगेट यही होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है, इट इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू इन्वेस्टर एंड अदर यूजर इन टाइम, यानी कि टाइम पे आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिल सके उनको, ठीक है। उसके बाद है इसके बेनिफिट्स हैं, कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, वो है आपके सबसे पहले है यही हमने जो कहा कि ब्रिंगिंग यूनिफॉर्मिटी, तो यही इसका वेरी फर्स्ट एडवांटेजेस है कि यूनिफॉर्म होगा, जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड हम लेके चलेंगे यहाँ पे प्रैक्टिसेस वो सेम होंगी, यूनिफॉर्म होंगी, ठीक है। सेकंड है इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि एक जैसे स्टैंडर्ड्स हमने यूज किए तो जो डाटा लिया जा रहा है वो रिलायबल होगा, जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकल के आएगी। उसके बाद है थर्ड है कोई भी कंफ्लिक्ट होता है अमंग यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये उसको सॉल्व करता है। जो ये स्टैंडर्ड्स हैं ये उनको बताएंगे, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है उनके पास उसमें कोई भी कंफ्लिक्ट आते हैं तो स्टैंडर्ड्स हैं, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो हेल्प करते हैं उस कंफ्लिक्ट को दूर करने के लिए। उसके बाद है कोई फ्रॉड है या कोई मैनिपुलेशन यानी कि चेंज है उससे भी बचते हैं, क्योंकि ये फिक्स होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो आपने बनाए हैं, मेंटेन किए हैं स्टैंडर्ड्स, क्योंकि इनको इश्यू किया है, ये चेंज कर सकते हैं इनको जो अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स है, लेकिन आप उसमें चेंज नहीं लेके आ सकते, ठीक है। उसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ये जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, क्या है इसकी? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिजिड बाय नेचर बिकॉज इट टेक्स अवे द फ्लेक्सिबिलिटी इन अप्लाइंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड by removing all alternative solutions और assumptions। हमने जब बोला कि इसमें यूनिफॉर्मिटी है, जो भी आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज करते हो, तो यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है ना, जो ये बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू ये चेंज हो सकते हैं नीड के अकॉर्डिंग, उसको ये खत्म कर देते हैं, क्योंकि जितने भी अल्टरनेट्स आते हैं ना वो यहाँ पे रिमूव कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास अल्टरनेट बचती नहीं है कि आप उस अल्टरनेट को अडॉप्ट कर सको। उसके बाद है इट इज नॉट इजी टू यूज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्ट्रिक्टली। आप हर किसी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज करने के लिए नहीं बोल सकते, क्योंकि मेथड्स अलग अलग होते हैं। आप कैसे कह सकते हो कि एक ही मेथड से हर ऑर्गेनाइजेशन, हर अकाउंटेंट उसको फॉलो करके आगे चले? वो अपनी तरफ से उसको मोल्ड कर सकता है, तो स्ट्रिक्टली आप इसको फॉलो नहीं करवा सकते जो भी आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, ओके। उसके बाद है फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू द लॉ। जो पहली प्रायोरिटी है हम किसको देते हैं? वो लॉ को देते हैं, एंड नॉट टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को नहीं कुछ भी मानते कि यही लॉ है,
हम कहते हैं कि जो हमारा लॉ बोलेगा हम उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं, ठीक है। तो ये आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कुछ बेनिफिट्स और लिमिटेशंस थे। एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नाउ कहाँ का एप्लीकेबल होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? सोल प्रोप्राइटर यूनिट, पार्टनरशिप फॉर्म्स, सोसाइटीज, ट्रस्ट, कंपनीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, IFRS, हिंदू ज्वाइंट फैमिलीज। तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस बन के आ सकता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे, आपने ज्यादा कुछ नहीं करना क्योंकि वेरियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं आपको, AS 1, 2, 3, 4 करके अलग अलग। आपने ये सारे नहीं करने, आप जस्ट रीड कर लेना। ये आपने क्या करना है इस टॉपिक में, ओनली what do you mean by accounting standards या what is the meaning of accounting standards, its objectives, benefits and limitations, ठीक है। ये आपको शॉर्ट में आ सकते हैं, ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा और ज्यादा आपने नहीं पढ़ना एक्स्ट्रा, आपने सिर्फ इतना ही करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। बस ये आपका टॉपिक है। उसके बाद आता है IFRS, मीन्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अब आपको इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, 1 मार्क्स में आएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IFRS, आएगा ही आएगा आपको पेपर में, ठीक है, आता है ये। तो आप क्या लिखोगे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो क्या होते हैं ये, हमने पीछे किया है कि ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन 2 कंसेप्ट आए हैं हमारे। आप बिजनेस में है ये कि ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, और लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मतलब ग्लोबली कंट्री टू कंट्री ये ट्रेड हो रहा है आपका, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, एंड लिबरलाइजेशन मतलब फ्रीडम। तो इसके कारण जो नेशनल इकोनॉमीज हैं हैव बिकम एन इकोनॉमिक यूनिट। देयर आर सो मैनी मल्टीनेशनल कंपनीज एंड एंटरप्राइजेस कैरिंग ऑन देयर बिजनेस वर्ल्ड वाइड, क्योंकि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी और जो दूसरी कंपनीज है वो चाहती है कि हमारा बिजनेस वर्ल्ड वाइड हो जाए, यानी कि सिर्फ इंडिया तक ना रहे, इंडिया से बाहर तक हम अपना बिजनेस कर सके, ठीक है। तो इसके लिए फॉर द स्मूथ फ्लो ऑफ इंटरनेशनल कैपिटल देयर इज अ नीड ऑफ सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग। आपको एक सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग की जरूरत है जो आपको हेल्प करेगी जितने भी आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसको में लेने के लिए, एंड प्रिपेयर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, और जो आपने बुक्स बनानी है अकाउंट्स की उसको प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। कहाँ यूज होगा ये अब आपका इंडिया की नहीं, हमने वर्ल्ड वाइड की बात कर रहे हैं, यानी कि एक ऐसे सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग आपको चाहिए जो क्या हेल्प करेगी आपको, कलेक्टिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट वर्ल्ड वाइड। क्लियर। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू डेवलप सिंगल सेट ऑफ हाई क्वालिटी, यानी कि सिंगल सेट बनाना है उसने, डेवलप करना है, जो भी आपके स्टैंडर्ड्स होंगे अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, एंड ग्लोबली एक्सेप्टेड IFRS, जिसको हर कंट्री या आप ग्लोबली जहां भी आप ट्रेड कर रहे हो वहां पे वो एक्सेप्टेबल हो, यानी कि उनके अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना हो, इसीलिए आप यहाँ पे IFRS यूज कर रहे हो। और क्या होगा, प्रमोट करना है, जो ये स्टैंडर्ड्स बना रही है उसको आगे प्रमोट भी करना है ताकि दूसरे भी इन स्टैंडर्ड्स को देखें। टू टेक अकाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नीड्स ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज, यानी कि सबको लेके चलना अपनी इकोनॉमीज में, जो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज भी होती हैं आपकी। अब इसमें एक और आता है IASB। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो ये IFRS बनाता है, यानी कि इट इज इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी ऑफ द IFRS, यानी कि जो इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी ऑफ द IFRS जो ये बनाती है, एंड इनके मेंबर्स कौन से होते हैं इसके, ये होते हैं करंटली इनके 15 फुल टाइम मेंबर्स हैं जो चल रहे हैं, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड पब्लिकेशन ऑफ IFRS, यानी कि IFRS को डेवलप करना और उसको पब्लिश करना, पब्लिकेशन करना, उसके लिए इसको बनाया जाता है IASB। अब यहाँ पे भी आपने जो IFRS कंसेप्ट है उसमें आपको वेरियस आगे फर्दर दिया, आपने नहीं करना, आपने जस्ट इतना ही करना, मीनिंग करके आप ऑब्जेक्टिव कर लो या आप IASB कर लो, क्योंकि आगे इसके स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं
जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के स्टैंडर्ड्स दिए हैं वैसे इसके भी दिए हुए हैं, तो आपने वो नहीं करने हैं, आपने सिर्फ इतना सा ही टॉपिक करना। क्लियर? इसमें भी आपको क्वेश्चन ऐसे ही बन के आएगा। उसके बाद है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस तो जो हमने इसकी अक्रूवल अजम्पशन की थी ना, क्या की थी हमने अक्रूवल अजम्पशन में, कि जिस डेट को सेल हुई है उस डेट को ही सेल माननी है, ना कि वो डेट जब उसकी कैश हमें रिसीव हुआ है। यहां मैं समझा रही हूं आपको अक्रूवल बेसिस। व्हेन कैश एंड क्रेडिट बोथ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, जब कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं। सेल इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज मेड, कब रिकॉर्ड होगी, जब वो होगी। एंड नॉट व्हेन कैश रिसीव्ड, तब नहीं जब कैश रिसीव होगा। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट, जिसमें हमने कहा था रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, आपको याद हो तो उसमें भी हमने यही किया था, जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा प्रिंसिपल का। उसमें ये था कि जिस दिन आपकी सेल परचेज हुई है ना, जिस दिन आपकी सेल हुई है, यानी कि रेवेन्यू आपके आएंगे बिजनेस में, वही डेट अगर आपकी 1 अप्रैल 2019 को सेल हुई है और कैश उसका जुलाई में मिल रहा है आपको 1 जुलाई में, तो आप जो वो जून आपकी अप्रैल वाली डेट है ना, आप वही उसको सेल मान के चलोगे, यानी कि वो आपके रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन है। और मैचिंग कंसेप्ट इसमें फॉलो किया जाता है। क्लियर? कैश बेसिस कौन से होते हैं? ओनली कैश ट्रांजेक्शंस, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन ही ली जाएगी, और ट्रांजेक्शन नहीं लेंगे हम, क्रेडिट वगैरह। और ओनली कैश, जब आपको एंट्रीज कौन सी होगी? एंट्रीज आर मेड ओनली इफ कैश रिसीव्ड और पेड। सिर्फ वही एंट्री जब आपका कैश रिसीव होगा और कैश पेड होगा। अब यहां पे क्या होगा? 1 अप्रैल 2019 को आपकी सेल हुई और कैश रिसीव हुआ 1 जून को, तो अब यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है वो किस डेट को रिकॉर्ड होगी? 1 जून को, क्योंकि आपको जिस दिन कैश मिला उसी दिन। अब दोनों में डिफरेंस देखते रहो आप। इसमें ओनली कैश ट्रांजैक्शन यूज होती है, अक्रूवल बेसिस में कैश और क्रेडिट दोनों होती हैं। यहाँ पे एंट्री होंगी जिस दिन आपको कैश रिसीव हुआ या जिस दिन आपने कैश पे किया। लेकिन यहाँ पे जिस दिन आपका सेल हुई है, जिस दिन आपकी रिकॉर्डिंग मतलब आपकी ट्रांजैक्शन हुई है, उसी डेट को हम रिकॉर्ड करेंगे। हमने ये नहीं देखना कि हमें कैश कब मिला या कैश हमने कब पे किया। क्लियर? यहाँ पे जो कॉस्ट है, कॉस्ट आर डिडक्टेड फ्रॉम द सेल इन द पीरियड इन विच दे आर पेड। उसी पीरियड में, उसी टाइम में जब उनको पे किया हमने, उसी टाइम में हम उसकी कॉस्ट क्या करेंगे? डिडक्ट कर देंगे। ठीक है? तो हमारे कैश बेसिस के एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले तो ये क्या है? सिंपल मेथड है, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस लेनी है, बाकियों को छोड़ दो। ठीक है? नंबर 2, पर्सनल बायस नहीं है, क्योंकि जब ले ही कैश ट्रांजैक्शन रहे हो, तुम्हें पता है 15 को कैश आया, तुमने एंट्री डाल दी जुलाई को, मतलब जिस दिन कैश रिसीव हुआ, पे हुआ, तुम सिर्फ उसी की एंट्री डाल रहे हो, तो कोई पर्सनल बायस भी नहीं हो सकती यहाँ पे। ठीक है? और कोई फ्रॉड भी नहीं हो सकता। बट इसका डिसएडवांटेजेस क्या है कैश बेसिस का? फेथफुल नहीं है, क्योंकि आप ओनली कैश ट्रांजैक्शन ही ले रहे हो, कैश रिसीव और पेड ही देख रहे हो, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रू और फेयर बनाने के लिए जस्ट कैश नहीं है, हम और भी देखते हैं, क्रेडिट और जो आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं, और नॉट ओनली कैश ट्रांजैक्शंस। ठीक है? ये जो हमारा प्रिंसिपल्स है ना अकाउंटिंग का, ये उसको भी इग्नोर कर रही है, क्योंकि इसमें मैचिंग कंसेप्ट प्रिंसिपल नहीं आ रहा, जिसमें हम वो रेवेन्यू का ले रहे थे, उसमें से माइनस करके एक्सपेंस हम इनकम निकालते थे, ये उसको इग्नोर कर रही है कंसेप्ट को, ओनली कैश देख रही है बस। उसके बाद है यहाँ पे कैपिटल और रेवेन्यू में भी कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं बताया गया, बस ये देख लिया किस डेट कैश आया और किस डेट को हमने कैश पे किया। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट अक्रूवल में क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है इसके? अक्रूवल बेसिस ट्रू और फेयर है, क्योंकि आप इसमें मैचिंग कंसेप्ट भी लेके चल रहे हो, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग भी लेके चल रहे हो आप इसमें। और क्या है? कैपिटल और रेवेन्यू को भी आप अलग अलग कर सकते हो, क्योंकि कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन लेके चल रहे हो, और रिलायबल है। बट इसका भी डीमेरिट है, क्योंकि यहाँ पे आप कैश और क्रेडिट दोनों लेके चल रहे हो, तो जो आपकी पर्सनल बायस है, जिसमें कोई भी चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, तो वो चीज आपकी यहाँ पे हो सकती है। एंड नेक्स्ट है डिफिकल्ट है, क्योंकि आप इसमें क्या कर रहे हो, आप जब सेल हुई तब रिकॉर्ड कर रहे हो, लेकिन जब कैश की ट्रांजैक्शन होगी उसको अलग करोगे, तो आपको
ज्यादा इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि कब कौन सी ट्रांजेक्शन हो रही हैं। यहाँ तो आपने बस सिर्फ वही देख ली ना जिस दिन कैश मिला और जिस दिन कैश आपने पे किया, लेकिन यहाँ पे आप दोनों ही ट्रांजेक्शन देखोगे ना। पहले तो वही देखोगे कि रेवेन्यू कब हो रहे हैं, लेकिन वो अगर कैश बाद में आया, जिस डेट को आया उसको हमने नहीं देखा, तो ये डिफिकल्ट बना दिया इससे। अब आपका जो ये थ्योरी का चैप्टर था, ठीक है, जो हमने किया है, क्योंकि हमारा सिलेबस ये था कि जर्नल से आगे नहीं चलना हमने लेजर, हम प्रीवियस जो हमारे चैप्टर है थ्योरेटिकल हम वो कवर कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वाला, उसके बाद हमने कर लिया हमारे जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, देन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका वो चेक वाला है और वाउचर्स वाला चैप्टर है, वो होगा आपका नेक्स्ट चैप्टर। तो अभी आपने इस चैप्टर में इसी तरह से जैसे मैंने क्वेश्चंस बताए हैं आपने वैसे ही क्वेश्चंस करने हैं। सारा टॉपिक नहीं करना आपने, आपको ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे बनके कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, कैश और अक्रूवल बेसिस में डिफरेंस, या कैश बेसिस क्या होता है, अक्रूवल बेसिस क्या होता है, प्रिंसिपल्स में कोई भी प्रिंसिपल सिंगल भी आ सकता है, या आपको बोला जाए एनी 4 प्रिंसिपल आप एक्सप्लेन करो, ठीक है, या कोई सिंगल करके आपको आ सकते हैं प्रिंसिपल और ये असम्पशंस। ठीक है, होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।